हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 9 मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हम इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपको उस चैप्टर के सभी फॉर्मूलेज और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले एक टर्म समझना, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब भी हम ग्राउंड से किसी भी बिल्डिंग को देखते हैं, ठीक है, तो हमारी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। मैं समझा देता हूं। जैसे मान के चलो ये कोई टावर है ए बी, ठीक है, आप यहां से देख रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट से देख रहे हो, मान लो सी पॉइंट से देख रहे हो, तो सी पॉइंट से देख रहे हो बिल्डिंग के टॉप को, यानी टावर के टॉप को, सॉरी। तो ये इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। एक इमेजिनरी लाइन है, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट हो गई। समझ में आ रहा है। जैसे मान के चलो मैं ये खड़ा हूं, मैं ऐसे किसी भी टावर को देख रहा हूं, तो एक इमेजिनरी लाइन आपको एज्यूम कर लेनी है, तो वो लाइन ऑफ साइट होगी, जो कि लाइन ऑफ साइट कहां से होती है, ऑब्जर्वर की आई से। ऑब्जर्वर मतलब मैं, ऑब्जर्वर की आई से और जिस भी पॉइंट को आप देख रहे हो वहां तक। समझ में आ रहा है। ये लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये तो चलो नीचे से ऊपर देख रहे हैं, अब ये भी हो सकता है कि आप टावर के टॉप पर बैठ जाओ और यहां पर देख रहे हो, है ना। तब जो एंगल बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सीधी सी बात है, ऊपर से बैठ के जब नीचे देखोगे तो डिप्रेशन ही होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। मान के चलो आप ए पॉइंट पर बैठे हो और सी पॉइंट को देख रहे हो, मान लो सी पॉइंट पर कोई कार है, ठीक है, टावर के टॉप पर बैठकर, टावर के टॉप पर बैठकर इस कार को देख रहे हैं जो कि सी पॉइंट पर है, तो ऐसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, इसे इंट्रोडक्शन चीज को, ये मैंने हमने बना तो दिया है इधर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। अब क्या काम करना है, देखो सुनो, अब की बार लाइन ऑफ साइट ये है ए सी, आपको एक डॉटेड लाइन बनानी है, डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, ठीक। जब भी हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। और जब भी नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखो ये दो पैरेलल लाइन है, तो आपको पता होगा ये जेड बन रही है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये तो बात समझ में आ गई। ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये जो जेड बनता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। बात समझ में आई है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर, ठीक है। और एक चीज और समझना, जैसे जैसे हम पास जाते हैं, मान के चलो समझो ये सी, जैसे समझना, जैसे जैसे हम पास जाते हैं, मान किसी भी बिल्डिंग के जैसे जैसे पास जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है। यानी अगर आप सी पॉइंट से देख रहे हो ए पॉइंट को तो एंगल ऑफ एलिवेशन मान के चलो 30 है, और मान के चलो आप थोड़ी दूरी यहाँ पर पहुंच गए, मान लो कोई पॉइंट डी है, तो डी से ए को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, यानी 30 का हो सकता है 70 हो जाए, 60 हो जाए। बात समझ में आ रही है। यानी सीधी सी बात है, पास जाने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, ये ध्यान रखना है ना। लॉजिक लॉजिक ये है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ से किसी बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, ठीक है। अब मान के चलो मैं और पास चला गया, तो अब मुझे गर्दन अपनी ऐसी और करनी पड़ेगी, टॉप को देखने के लिए जितना पास में जाऊँ तो गर्दन और ऐसी करनी पड़ेगी, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऑन गोइंग लिख देता हूं मैं, ऑन गोइंग नियर द टावर, ऑन गोइंग नियर द टावर और एनी बिल्डिंग के लिख दो, कुछ भी हो, मतलब टावर या बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज,
द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बढ़ता है, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सेम कहानी वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन के साथ भी है। मान के चलो, देखो समझो, अभी ए पॉइंट से आपने मतलब यहाँ ए पॉइंट पे आप बैठे थे, सी को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ था। अब मान के चलो इसी पॉइंट से आप इस पॉइंट को देखते हो, डी पॉइंट को, तब जैसे मान के चलो यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ साइट ये हो गई और हॉरिजॉन्टल लाइन वही रहेगी, तो ये एंगल वैसे भी बड़ा होगा। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। चलो एक कॉन्सेप्ट और समझना, मान के चलो थोड़ा और बड़ा बना लो, ए बी सी और पी क्यू आ रहे हैं, दो ट्रायंगल है, ठीक। इसकी हाइट h है, इसकी डिस्टेंस ने d मान ली, ठीक है। अब मान के चलो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो मान लो 30 डिग्री है, ठीक। समझ में आ रहा है? अब मैं क्या काम कर देता हूँ, इसकी हाइट डबल कर देता हूँ और डिस्टेंस को भी डबल कर देता हूँ इसी फिगर की, ठीक है। तो ये हाइट 2h कर दी मैंने और डिस्टेंस 2d कर दी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज नहीं होगा। बात समझना, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज नहीं होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फिर भी 30 रहेगा। कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कैसे। देखो ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये यहाँ 90 होगा, है ना, क्योंकि कोई भी बिल्डिंग है बिल्कुल ग्राउंड के साथ तो 90 बनाती है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करोगे तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएंगे। एक तो 90 हो गया, h/2h 1/2 आएगा और d/2d 1/2 आएगा, है ना। दो साइड्स का रेशियो सेम है और एक एंगल इक्वल है, मतलब 90 वाला, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ऐसे ऐसे सिमिलर हो गए। तो सीधी सी बात है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये 30 है तो ये भी 30 रहेगा। तो मैं सिंपल बोल लिखना चाहूँ, इफ हाइट एंड डिस्टेंस of a point from the foot of building या टावर जो भी कहो, foot of building, if height and distance of a point from the foot of the building is doubled, then angle of elevation remains same। बात समझ में आ गई? एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया क्यों नहीं आएगा, ठीक। अच्छा समझो, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। जैसे कई बार क्या कर, देखो समझो मेरी बात, मैं एक ऐसे मान के चलता हूं, ये इस पॉइंट से ये ज्वाइन कर देता हूं, ए बी सी डी, ये 30, ये 60, ठीक है। ये मान लो 20 मीटर है, ये 20 मीटर, ठीक है। उसने आपसे मान के चलो डीसी फाइंड आउट करने को बोला है कि डीसी निकालनी है। देखो क्या काम करा करोगे जब भी इस टाइप के होंगे, तो हमेशा जैसे यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ACB और एक ADB। अच्छा एक बच्चा कहेगा ADCB तो दिख रहा है सर। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आप रेशियो लगाओगे ना, साइन कॉस टेन, वो केवल राइट ट्रायंगल में लगता है, आप ये कहो ADC में नहीं लगा पाओगे, है ना। सपोज करो आपको अगर BC निकालना है, तो इस थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हुआ, बेस हुआ, तो आप कौन सा रेशियो लगाओगे, P/B वाला लगाओगे। मतलब सीधी सी बात है, जो चीज दी गई है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए और जो चीज निकालनी है वो इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर दिया है, BC निकालना है मान के चलो, तो 10 लगाओगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा जब भी ऐसे दो ट्रायंगल हो, पहले छोटे ट्रायंगल में लगाना, छोटे का मतलब साइज के बेस पर,
यानी पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे ABC में, वहां से BC आएगा, बात समझ में आ रही है, फिर लगाओगे बड़े वाले में, है ना, किसमें, ADB में, है ना, इसमें भी 10 ही लगाओगे क्योंकि हमें DC निकालना है, तो AB/DB, और DB को अगले स्टेप में लिख दोगे DC प्लस BC, और BC की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट करी थी। बात समझ में आ रही है? मतलब एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी ऐसे दो ट्रायंगल दिखें तो पहले छोटे ट्रायंगल में लगाना, फिर उसके बाद बड़े ट्रायंगल में लगाना, और बाकी जब एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब और क्लियर हो जाएगा आपको। बातें समझ में आ रही हैं सभी? ठीक है, देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।